हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, आज मैं मिडवाइफरी क्लास का जो है कि फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर लेके आया हूँ। ठीक है, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। इसमें आपको मैं फोर्थ स्टेज बताऊँगा, ठीक है, क्या होता है, और उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रीपेरियम। ठीक है, नॉर्मल प्रीपेरियम या फिर पोस्टपार्टम पीरियड। क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम पीरियड, पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। वैसे तो डियर देखिए, क्लास बहुत दिनों बाद डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी सुबह ही क्लास किया था, उसमें बता दिया। ये एक्चुअली क्या है, ये मिडवाइफरी का क्लास है। ठीक है, मिडवाइफरी का क्लास जो कंटिन्यू चल रहा था। आई थिंक इसमें जो है कि क्लास ये जो है कि लगभग 70 से ऊपर ही क्लास हुआ होगा। ठीक है, 90 से ऊपर ही क्लास। तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग से ही, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही पढ़ा रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको जो है कि अगर इससे रिलेटेड और भी मतलब चाहिए शुरू से स्टार्टिंग से, तो हमारे चैनल पर जा सकते हैं, आपको पूरा मिलेगा, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ डेवलपमेंट से पूरा मिलेगा। ठीक है, तो हमने जो कुछ पार्ट फोर्थ स्टेज का जो है कि जो मैनेजमेंट करने का है फोर्थ स्टेज का, वो इसमें रखा है। थियरी पोर्शन रखा है, थियरी पोर्शन पार्ट फर्स्ट कर दिया है, क्योंकि इसमें और भी एक्स्ट्रा ऐड करना है मुझे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, अच्छे से सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज या पोस्टपार्टम पीरियड या नॉर्मल प्रीपेरियम होता क्या है। ठीक है, इसको हम बात करते हैं। तो देखिए, इसमें फोर्थ स्टेज क्या, फोर्थ स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर या नॉर्मल प्रीपेरियम या पोस्टपार्टम पीरियड, ये होता क्या है, द फर्स्ट 2 आवर्स, क्या, डिलीवरी के, यानी कि प्लासेंटा को बाहर आने के बाद, प्लासेंटा के बाहर आने के पहले 2 घंटे को क्या कहते हैं, आफ्टर डिलीवरी ऑफ दी प्लासेंटा इन इज सम टाइम रेफर टू एज अ फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। दरअसल फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर को कहते क्या हैं, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर को कहते क्या हैं कि जब प्लासेंटा बाहर आ जाए, उस वहाँ से उस टाइम से लेके अगले 2 घंटे के टाइमिंग को पोस्टपार्टम पीरियड या फिर नॉर्मल प्रीपेरियम या फिर फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग पीरियड इसी को कहते हैं, मॉनिटरिंग पीरियड ऑफ 1 to 4 आवर आफ्टर डिलीवरी, रिमूवल ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, डिलीवरी की अगर बात करें, जब कहे डिलीवरी का, ठीक है, बच्चे को डिलीवरी की बात कहे तो 4 घंटे, और जब प्लासेंटा कहे 2 घंटे। ठीक है, रिमूवल ऑफ प्लासेंटा। अब इसका मैनेजमेंट, फोर्थ स्टेज का मैनेजमेंट एज अ नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए। ठीक है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो इसमें चेक ब्लड प्रेशर, रिटर्न, देखिए ब्लड प्रेशर चेक करना है आपको, रिटर्न टू प्री लेबर स्टेज, यानी लेबर स्टेज से पहले उसका जितना ब्लड प्रेशर था वैसा उतना है या नहीं है। ठीक है, दूसरा पल्स स्लाइट लोअर देन लेबर पीरियड। ठीक है, लेबर पीरियड में जो भी पल्स रेट था उससे थोड़ा सा कम आना चाहिए इस स्टेज में, फोर्थ स्टेज में, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में जो पल्स रेट था उस पल्स रेट से थोड़ा सा कम आना चाहिए इस स्टेज में, फोर्थ स्टेज में। ठीक है, फंडस रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड इन द मिड लाइन। ठीक है, यानी कि जो मदर का एब्डोमेन होगा, ठीक है, मदर का एब्डोमेन, ठीक है, मदर का एब्डोमेन जो होगा, देखिए मदर का एब्डोमेन होगा, तो जो एब्डोमेन होगा वो क्या होगा, देखिए ये अम्बलाइकस। ठीक है, ये अम्बलाइकस हो गया। तो फिलहाल अच्छा रुकिए, मैं आपको, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रेगनेंसी है अभी भी, लेकिन डिलीवरी हो गई है, तो फिगर उसी हिसाब से, देखिए ये फिगर मैं अब बता रहा हूँ आपका। ठीक है, समझ लीजिएगा। ठीक, तो देखिए इसमें कह रहा है कि फंडस रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, यानी यूट्रस का फंडस, ठीक है, यूट्रस का, देखिए यहाँ पे आपको, अगर आप हमारा रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है,
ये, तो ये फंडस रीजन है, ठीक है। ये वाला रीजन फंडस वाला रीजन क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए, यानी कि हार्ड होना चाहिए इन द मिड लाइन, ठीक है। मिड लाइन यानी कि ये अम्बलाइकस है, ठीक है। मिड लाइन 1 to 2 फिंगर ब्रीथ बिलो द अम्बलाइकस के बिलो 2 फिंगर रखने पे यहाँ पर पाल्पेट होना चाहिए, क्या, यूट्रस का फंडस यहाँ पे पाल्पेट होना चाहिए, और वो भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, ठीक है, रिलैक्स फॉर्म में नहीं। यानी आप यहाँ पे हाथ रखोगे तो आपको हार्ड दिखेगा हल्का फुल्का, और वो पोजीशन अम्बलाइकस के नीचे होगा, तो ऐसा दिखना चाहिए 4th स्टेज में। परफॉर्म मैटरनल असेसमेंट। अब इस दौरान मैटरनल असेसमेंट परफॉर्म, यानी कि क्या क्या चीज़ मदर का देखना है। एवरी 15 मिनट इन फर्स्ट हावर्स, यानी कि जो भी वाइटल साइन ले रहे हैं, असेसमेंट जो भी कर रहे हैं, पहले घंटे में हर 15 मिनट पे, पहले घंटे में फर्स्ट हावर में हर 15 मिनट पे करना है। तो यानी 15 चौका 60, यानी कि पहले घंटे में 4 बार असेसमेंट करना है। फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट हावर में, अगले घंटे में हर 30 मिनट पे, यानी 2 बार। फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट 2 हावर्स में, यानी कि 2 घंटा हो गया, अगला 2 घंटे में हर 1 घंटे में, तो यानी 4 बार, 2 बार इतना असेसमेंट करना है, ठीक है। मैटरनल असेसमेंट, यानी इस असेसमेंट में क्या क्या आ जाएगा, मदर का पिपेरियम देखना है, पिपेरियल एरिया देखना है, मदर का पिपेरियल एरिया देखना है, ठीक है, कैसा है, लेसरेशन है कि नहीं, वेजाइनल बर्थ ओपनिंग को, वेजाइनल ओपनिंग को देखना है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखना है। और उसके बाद मदर का ब्लड प्रेशर यानी बीपी, हाँ, और टेम्परेचर, ठीक है, पल्स रेट ये भी लेना है, ठीक है। तो TPR लेना है और असेसमेंट करना है सारी चीज़ें। तो उसमें हर कब करना है, पहले घंटे में 4 बार करना है, 4 बार हर 15 मिनट पे सॉरी। अगले नेक्स्ट हावर में हर आधे घंटे पे करना है, यानी 2 बार करना है। फिर अगले 2 घंटे में 2 बार करना है, हर 1 घंटे पे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ करना है। उसके बाद अगला क्या है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपका, देखिए अगला कह रहा है कि मसाज द यूट्रस इफ़ नीडेड इन एटॉनिक कंडीशन। ऐसा अगर जैसे मान लीजिए टेंडरनेस हार्ड दिखा, अम्बलाइकस के नीचे यूट्रस का लोकेशन दिख गया, यूट्रस का लोकेशन अगर अम्बलाइकस के नीचे दिख गया तो कोई बात नहीं। और अगर नहीं दिखा, एटॉनिक दिखा, टॉनिसिटी ख़त्म नहीं दिखा, यानी रिलैक्स है, यानी यूट्रस रिलैक्स है, तो उस दौरान मसाज करना होगा, यूट्राइन मसाज करना होगा, ठीक है। तो यूट्राइन मसाज करना होगा। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ मदर इज RH निगेटिव, ये भी ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पर हमने क्लास बहुत पहले ही बता दिया है कि RH निगेटिव और RH पॉजिटिव क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्रोटेलसिस क्या होता है, इसके बारे में भी हमने बता दिया है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलसिस, ठीक है, फिटेलसिस, ये इसके बारे में हम ऑलरेडी क्लास आपको बता चुके हैं जब ब्लड ग्रुपिंग बता रहे थे, ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो इसमें कह रहा है इफ़ मदर इज RH निगेटिव, माता क्या थी, RH निगेटिव थी, ठीक है, RH निगेटिव थी। इफ़ द RH स्टेटस ऑफ द फीटस इज अननोन। देखिए अब कंडीशन आपको पता नहीं है कि बच्चा RH पॉजिटिव है कि RH निगेटिव है, अननोन है, या फिर पॉजिटिव है, अननोन है, पता नहीं है तब, या पॉजिटिव है तब, उसको दे दीजिए। पता नहीं है तो भी दे दीजिए, और ऐसे अगर पता है पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, तब तो ज़रूरी होता है। एडमिनिस्टर RH इम्यून ग्लोबुलिन, क्या करना है, एडमिनिस्टर RH इम्यून ग्लोबुलिन टू द मदर, ठीक है। अच्छा, एक RH का भी मैं एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि RH जो है कि कैसे आपको पता लगाना हो। जैसे अगर पता नहीं है कि बच्चा RH पॉजिटिव है कि RH निगेटिव है, तो एक काम करिए कि मदर क्या है, देखिए
मदर क्या है, RH निगेटिव है, ठीक है। अगर बाय द वे फादर का ब्लड ग्रुप तो पता होगा ना, फादर का ब्लड ग्रुप पता होगा ना, अगर RH पॉजिटिव है, दो केस ले लीजिए, RH पॉजिटिव ले लीजिए और एक RH निगेटिव ले लीजिए, ठीक है। एक बार RH निगेटिव से अगर आप मेंडल के लॉ से अगर क्रॉस कराएंगे तो इसमें तो कोई चांस नहीं होगा, कोई भी चाइल्ड, एक भी बच्चा पॉजिटिव नहीं आएगा। लेकिन अगर RH पॉजिटिव है, ठीक है, अगर RH पॉजिटिव है, अगर RH निगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव क्या है, फादर है, तो इस कंडीशन में आप जो है कि क्रॉस कराइए, ठीक है, क्रॉस कराइए। फिर उसके बाद देखिए कि पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है। मान लीजिए RH निगेटिव का हम मान लेते हैं कि जीनोटाइप, देखिए जीनोटाइप RH निगेटिव का कैपिटल R है और RH पॉजिटिव का क्या है, r, ठीक है, ये है। तो ऐसे अगर कराएंगे तो यहाँ पे RR आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद R है, फिर उसके बाद R आएगा, फिर R आएगा। तो देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, यानी 50% चांस है, 50% चांस है कि बच्चा RH पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए अननोन के केस में और पॉजिटिव के केस में RH एंटीजन देना ज़रूरी होता है, जिसे एंटी-D के नाम से जानते हैं। तो एडमिनिस्टर RH इम्यूनोग्लोबिन, क्या करना है, इम्यूनोग्लोबिन टू मदर विद इन 72 आवर्स, वो भी कितने घंटे में, 72 घंटे के, ठीक है, 72 घंटे यानी लगभग 3 दिन के अंदर लगभग 3 दिन के अंदर ये इंजेक्शन दे दिया जाना चाहिए। अब एडमिनिस्टर कितना करना है, देना कितना है, 300 माइक्रोग्राम, कितना, 300 माइक्रो, ये सब क्वेश्चन है डियर, ये सब क्वेश्चन है। 300 माइक्रोग्राम देना पड़ता है एंटी-D गामा ग्लोबुलिन इन फुल टर्म डिलीवरी। अगर बच्चे की डिलीवरी फुल टर्म 37 वीक पर हुआ है, 37 वीक पर डिलीवरी हुई है तो 300 माइक्रोग्राम देना है। या फिर एबॉर्शन मोर देन 12 वीक, अगर मान लीजिए एबॉर्शन के दौरान भी देना है, एबॉर्शन के दौरान भी देना है तो 12 वीक से ज़्यादा का एबॉर्शन होना चाहिए, ठीक है, 12 वीक से ज़्यादा। एबॉर्शन मोर देन 12 वीक, यानी कि 12 वीक से 13 वीक, 14 वीक, 12 वीक से ऊपर का एबॉर्शन है तब भी इतना ही देना है, 300 माइक्रोग्राम ऑफ प्रेगनेंसी, विच विल प्रोटेक्ट द मदर फ्रॉम 30 ml होल फीटल ब्लड, यानी कि मदर का ब्लड जो फीटस का फ्रॉम 30 ml होल फीटल, यानी कि फीटस का अगर 30 ml भी ब्लड अगर मदर के ब्लड से मैच कर गया, ठीक है, 30 ml आप जानते हैं 30 ml, ठीक है, इतना ml अगर ब्लड क्रॉस हो गया, मैच कर गया तो दिक्कत पैदा कर देगा। तो इसलिए क्या करना है कि अगर टर्म डिलीवरी है तो 37 पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर एबॉर्शन हुआ है तो भी इस केस में भी लगा दीजिए, वो भी 72 घंटे के अंदर। और 12 वीक से, जब 12 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी थी, यानी 4×3=12, यानी 3 महीने से ज़्यादा की अगर प्रेगनेंसी थी, एबॉर्ट हो गया 4 महीने पे, 5 महीने पे अगर एबॉर्शन हो गया तब भी एंटी-D दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा डियर, इम्पॉर्टेंट लाइन रखा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये है, ये करना है। अगला पॉइंट देखिए क्या कहा है, अगला पॉइंट ये कहा है कि एडमिनिस्टर 50 माइक्रोग्राम, कितना, 50 माइक्रोग्राम RH इम्यूनोग्लोबुलिन इफ़ एबॉर्शन अगर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ध्यान दीजिए, यानी कि 12 वीक से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 12 वीक की प्रेगनेंसी थी, मोर देन, ठीक है, मोर देन 12 वीक की प्रेगनेंसी थी तो कितना देना है, 300 माइक्रोग्राम देना है। और अगर 12 वीक से लेस देन 12 वीक, ठीक है, लेस देन 12 वीक था तो कितना देना है, ठीक है, 300 माइक्रोग्राम। और कितना देना है, 50 माइक्रोग्राम, ठीक है, एंटीजन का। और कब देना है, विदिन 72 आवर्स, यानी 3 दिन के अंदर दे देना है, ठीक है।
और हमने अननोन के बारे में भी बता दिया कि अननोन का कैसे पता लगा सकते हैं, ऐसे भी पता लगा सकते हैं। मदर का ब्लड टेस्ट करवा लीजिए और फादर का ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। अगर दोनों RH निगेटिव हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मदर और फादर में दोनों कोई अगर एक पॉजिटिव है तो उसको भी पता लगा सकते हैं क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये डियर, उसके बाद अगला है, देखिए पिपेरियम पीरियड। ठीक है, क्या करना है, क्या है पिपेरियम पीरियड, ये क्या है? इट इज़ अ पीरियड, ये क्या होता है? इट इज़ अ पीरियड फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विच मेनली द पेल्विक आर्गन रिवर्ट बैक टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट बोथ एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली। पिपेरियम पीरियड का मतलब ये होता है कि यूट्रस जो है जब प्रेगनेंसी नहीं हुई थी उस स्थिति में चला जाए, उसी को कहते हैं पिपेरियम पीरियड। तो इसमें टाइम लगता है। ठीक है, 42 डेज़ लगता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल पिपेरियम पीरियड अगर पूछा जाए तो 42 डेज़ आप बता दीजिएगा। इसमें है, ये है दिया है 6 वीक यानी 42 डेज़ ये दिया है, इतना होता है। इतने दिन के अंदर मदर के सारे रिप्रोडक्टिव आर्गन यानी यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना सब अपने स्थान पे जैसे नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में थे यानी प्रेगनेंसी जब नहीं थी उस स्टेज में चले जाने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं जा रहा है तो कोई कॉम्प्लिकेशन या दिक्कत है। इन्वोल्यूशन इज़ द प्रोसेस। ठीक है, यूट्रस का इन्वोल्यूशन, क्या यहाँ पे एक हेडिंग होगा इन्वोल्यूशन। ठीक है, तो यूट्रस का इन्वोल्यूशन क्या होता है? प्रोसेस वेयर बाय द जेनाइटल ऑर्गन रिवर्ट बैक अप्रॉक्सीमेटली टू प्री प्रेग्नेंट स्टेज। यानी कि जेनाइटल ऑर्गन जितने भी होते हैं मदर के, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ये सभी क्या होंगे? अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज में, जब प्रेगनेंसी नहीं थी उस स्टेज में चले जाना इन्वोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ड्यूरेशन, अगर हम पिपेरियम पीरियड की ड्यूरेशन की बात करें तो पीरियड बिगिन सून आफ्टर प्लासेंटा एक्सपेल। जितना जल्दी प्लासेंटा बाहर आ जाएगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा पिपेरियम पीरियड। एंड एट 6 वीक पे, और ख़त्म कब होगा? 6 वीक यानी 42 डेज़ पे ऑफ दी डिलीवरी के 6 वीक या 42 डेज़ बाद। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड, और इसको हम 3 पीरियड में डिवाइड करके केयर करते हैं। इमीडिएट पीरियड यानी कि पहला 24 घंटा, उसके बाद अर्ली पीरियड यानी 25 आवर टू 7 डेज़ 24 घंटे के बाद से लेके 7वें दिन तक क्या होगा? अर्ली पीरियड 7 डेज़ तक। रिमोट पीरियड यानी कि 7वें दिन के बाद यानी 8वें दिन से लेके 42 डेज़ तक। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है कभी कभी कि इमीडिएट पीरियड कितना होता है, पिपेरियम पीरियड में इमीडिएट पीरियड कितना होता है? तो फर्स्ट 24 आवर, कितना? फर्स्ट 24 आवर। ठीक है, और अगर अर्ली पीरियड पूछे तो 25 आवर, फर्स्ट 25 आवर से लेके 7 डेज़ तक। ठीक है, उसके बाद अगर रिमोट पीरियड का है तो 8 डेज से लेके 42 डेज़ तक। ठीक है, तो ये पिपेरियम पीरियड है ये। उसके बाद अगला देखिए क्या है, देखिए फिजियोलॉजिकल मैटरनल चेंजेस ड्यूरिंग पिपेरियम पीरियड। ठीक है, तो इन्वोल्यूशन क्या होता है? रिडक्शन इन साइज ऑफ द यूट्रस टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेट आफ्टर चाइल्ड बर्थ। रैपिड इन्वोल्यूशन इन ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, रैपिड इन्वोल्यूशन इन ब्रेस्ट फीडिंग क्लाइंट ड्यू टू रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जिस मदर में ब्रेस्ट फीडिंग जितना जल्दी स्टार्ट कर देगी, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग जितना जल्दी स्टार्ट कर देगी उतना जल्दी इन्वोल्यूशन होगा, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जब बेबी जो है मदर के निप्पल को टच करता है बेबी, ठीक है, माउथ से जब टच करता है तो यहाँ निप्पल के अपर साइड पे नर्व एंडिंग होती हैं, और ये मदर के जो है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वहाँ पे जाती हैं और वहाँ से स्टिमुलेट करती हैं सिक्रीशन होने के लिए किसका? ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करने के लिए। तो ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन जब होता है तो वो चीज़ क्या करता है? ऑक्सीटोसिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और उस इन्वोल्यूशन में मदद लाता है, यानी कि प्री प्रेग्नेंट स्टेज में जेनाइटल ऑर्गन को जाने में मदद करता है। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग देखिए ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कब कर देना चाहिए?
तो हाफ एन आवर या तो आधे घंटे आधे घंटे से 1 घंटे के बाद, ठीक है, आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर जब नॉर्मल डिलीवरी हुई है, NVD नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है तब, और 4 आवर्स 4 घंटे बाद जब LSCS हुआ हो, ठीक है, LSCS हुआ हो, ठीक। तो ये है ब्रेस्ट फीडिंग का टाइमिंग। तो जितना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग करा देंगे उतना जल्दी इन्वोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और अच्छे से होगा। वेट ऑफ यूट्रस डिक्रीज फ्रॉम 1000 ग्राम टू 60 ग्राम इन 6 वीक, यानी कि उस 6 वीक में जो पीपीरियम का पीरियड होता है, तो हमने बताया था स्टार्टिंग में ही यूट्रस का भार जो है, स्टार्टिंग में ही बताया था कि नॉर्मल जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो यूट्रस का वेट कितना होता है 60 ग्राम, यानी कि लगभग कितना गुना बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान 1100 ग्राम या फिर 1 केजी तक बढ़ जाता है। तो फिर से इसी स्टेज में आ जाना, यानी 60 ग्राम तक आ जाना, वो भी कितने में 6 वीक के दौरान, 6 वीक के अंदर, यानी 42 डेज के अंदर 60 ग्राम आ जाए तब सही नॉर्मल इन्वोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला अगर हम बात करें यूट्रस की, ठीक है, यूट्रस में क्या क्या चेंजेज आएंगे या फिर क्या क्या होगा। द प्रेग्नेंट यूट्रस ऑफ द टर्म, यूट्रस एट टर्म, अगर जैसे मान लीजिए टर्म प्रेगनेंसी थी, टर्म डिलीवरी हुई है, 37 वीक पर डिलीवरी हुई, 37 वीक से ले से 42 वीक तक के बीच में अगर प्रेगनेंसी को डिलीवरी हुई है, तो उस यूट्रस नॉट इंक्लूडिंग बेबी, प्लासेंटा, फ्लूइड etc, वेट अप्रॉक्सीमेटली 1000, यानी यूट्रस का वेट कितना होना चाहिए, प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट कितना होना चाहिए, 1000 ग्राम होना चाहिए, यानी उसमें से बेबी को हटा दीजिए, ठीक है, बेबी को हटा दीजिए और प्लासेंटा को हटा दीजिए और फ्लूइड को हटा दीजिए। तो बेबी की नॉर्मल वेट ऑफ द बेबी कितना, 2.5 से 3 kg, ठीक है, और प्लासेंटा 500 ग्राम, ठीक है, प्लासेंटा कितना 500 ग्राम, और फ्लूइड कितना हो जाएगा, फ्लूइड वही हर फीमेल्स में अलग अलग होते हैं जितना भी हो, तो यानी फ्लूइड का वेट और प्लासेंटा का वेट और बेबी का वेट काट के, अल्ट्रासाउंड आपने कराया तो उसमें वज़न जो भी आया, जितना भी वज़न आया उसमें से इतना, अब ये तो मैं नॉर्मल जो 37 वीक पे प्रेगनेंसी है उसका मैं ये बता रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा, तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उसमें से इन सभी का वेट निकाल दीजिएगा, बेबी का वज़न हटा दीजिएगा, प्लासेंटा का वज़न हटा दीजिएगा, ये सब हटाने जो वेट बचेगा वही यूट्रस का वज़न है। आफ्टर द डिलीवरी यूट्रस इज अबाउट, डिलीवरी के बाद यूट्रस की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और मोटाई 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ब्रीथ एंड थिकनेस आफ्टर द डिलीवरी यूट्रस इज अबाउट इतना रहता है। इन 6 वीक फॉलोइंग डिलीवरी द लेंथ ब्रीथ एंड थिकनेस ऑफ द यूट्रस नॉर्मल हो जाएगा 7.5, ठीक है, 7 × 5 × 25, यानी कि 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस, एंड वेट कितना हो जाएगा 50 से 100 ग्राम, एवरेज अगर पूछा जाए तो 60 ग्राम ये होगा। प्लासेंटल साइट डिक्रीज टू 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम 7.5 सेंटीमीटर एट डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी के दौरान जब प्लासेंटल साइट, जहाँ पे प्लासेंटा अटैच रहता है, जहाँ पे प्लासेंटा, देखिए ये यूट्रस बना दे रहे हैं, ठीक है, तो यूट्रस का साइज, तो यूट्रस का 7 सेंटीमीटर क्या लंबाई, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद मोटाई, ठीक है, मोटाई कितना 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि प्लासेंटा साइट, जहाँ पे प्लासेंटा अटैच था उस साइट में, ठीक है, कह रहा है कि डिक्रीज
टू 1.5 सेंटीमीटर फ्राम 7.5, यानी 7.5 से 7.5 में से 7.5 में से 1.5 घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 5.5 समथिंग, इतना आएगा ना, नहीं 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा, हाँ 6 आएगा, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर इतना होगा एट डिलीवरी पे, डिलीवरी के दौरान, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कैलकुलेट करके निकालना पड़ जाए तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि सून आफ्टर डिलीवरी फंडल हाइट इज 30.5 सेंटीमीटर एबव प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी कि फंडल हाइट का लोकेशन बता रहा है, लोकेशन, ठीक है, फंडल हाइट का लोकेशन बता रहा है, यानी मदर के, ठीक है, ये अम्बलाइकस हो गया, अम्बलाइकस यानी कि कह रहा है 13.5 सेंटीमीटर एबव प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी कि ये प्यूबिक सिम्फाइसिस था, प्यूबिक सिम्फाइसिस से लगभग जो है कहाँ पे यूट्रस का फंडस रहेगा, यूट्रस का फंडस कहाँ रहेगा, 13.5 सेंटीमीटर एबव प्यूबिक सिम्फाइसिस। फंडल हाइट डिक्रीजेज एवरेज 1 सेंटीमीटर डेली। अब उस पीरियड में यानी कि 42 डेज में या 6 वीक में 1 सेंटीमीटर डेली घटेगा, 1 सेंटीमीटर डेली, यानी कि ये फंडल हाइट 1 सेंटीमीटर रोज आएगा, 1 सेंटीमीटर रोज नीचे आएगा, ठीक है, ऐसे आते आते। फंडस नॉट पाल्पेट एब्डोमिनली आफ्टर 10 डेज, ठीक है, 10 दिन के बाद फंडस जो है पाल्पेट नहीं हो पाएगा एंड बीकम पेल्विक आर्गन इन सेकेंड वीक ऑफ डिलीवरी, यानी कि अगर ये कहा जाए कि कब जो है डिलीवरी के बाद फंडस को कब पाल्पेट नहीं किया जा सकता है, तो 10 डेज आफ्टर डिलीवरी, कब 10 डेज आफ्टर डिलीवरी। और ये अगर क्वेश्चन पूछता है कि पेल्विक आर्गन कब हो जाता है यूट्रस, तो सेकेंड वीक ऑफ डिलीवरी, ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ डिलीवरी, यानी कि 14 दिन बाद या 15 दिन बाद, ऐसा अगर दिन में दिया हो तो 14-15 और अगर वीक में दिया हो तो सेकेंड वीक, ठीक है। तो ऐसे ये यूट्रस का पिपेरियम पीरियड के दौरान ये यूट्रस का रेट है 1 सेंटीमीटर रोज नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा, रोज आएगा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद अगला है, देखिए पॉइंट, अ फ्लैसिड फंडस इंडिकेट यूट्राइन एटोनी। अगर देखिए टेंडन हार्ड नहीं पाल्पेट करने पे फंडस के रीजन में हार्ड नहीं आ रहा है, एकदम सॉफ्ट आ रहा है, तो यानी यूट्राइन एटोनी है। एंड मसाज अंटिल फर्म, जब से तक हार्ड ना हो जाए तब से तक मसाज करते रहिए। टेंडर फंडस इंडिकेट्स इन्फेक्शन, अगर बहुत ज़्यादा नीचे जैसे फंडस अगर टेंडरनेस अगर आ रहा है, ठीक है, तो इन्फेक्शन के भी चांसेस हो सकते हैं। रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम टेक्स प्लेस, 16 डेज बट प्लासेंटल साइट टेक्स 6 वीक, यानी कि जो यूट्रस होता है, ठीक है, जो यूट्रस होता है, तो यूट्रस का जो वो होता है क्या, देखिए डेसिडुआ इसको बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम। तो अब जो है कि प्लासेंटा जहाँ अटैच होता है, ठीक है, प्लासेंटा जहाँ अटैच होता है, कह रहा है जहाँ प्लासेंटा, देखिए मान लीजिए यहाँ पे प्लासेंटा अटैच था, ठीक है, प्लासेंटा, और ये एंडोमेट्रियम, ये क्या है, एंडोमेट्रियम है, ठीक है, एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम है। अब कह रहा है कि रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम टेक्स प्लेस 16 डेज, 16 दिन में, डिलीवरी के बाद 16 दिन में एंडोमेट्रियम एकदम आराम से डेवलप हो जाता है।
लेकिन जहाँ पे प्लासेंटा अटैच था उसमें उस एरिया में 6 वीक लग जाता है, यानी 42 डेज लग जाता है। ठीक है, 6 वीक या फिर 42 डेज ये लग जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि इन्वोल्यूशन ऑफ मसल्स ऑफ यूट्रस, वेजाइना एंड सर्विक्स अकर इन पिपेरियम। ठीक है, तो पिपेरियम में यही चीज़ होता है। अब हम बात करेंगे सर्विक्स की। ठीक है, सर्विक्स की बात करेंगे तो सर्विक्स में देखिए द सर्विक्स आल्सो रिवर्ट, सर्विक्स खुद अपने पोजीशन में पहले पोजीशन में जाता है टू अ नॉन प्रेग्नेंट स्टेट बट इट नेवर रिटर्न टू द नलीपेरस स्टेज। यानी कि सर्विक्स जो है कि चला तो जाएगा अपने पहले स्टेज में, लेकिन पहले के जैसा नेचुरल जैसा था नलीपेरिटी में वैसा नहीं जाएगा। ठीक है, वैसा नहीं होगा। भाई उम्र ढलती है तो ऐसा नहीं है कि फिर से वैसे ही हो जाएगा, एकदम नहीं होता है। लेकिन देखिए ये सर्विक्स, ठीक है, तो ये क्या है सर्विक्स। तो उस कह रहा है कि सर्विक्स आल्सो रिवर्ट टू अ नॉन प्रेग्नेंट स्टेज बट नेवर, कभी भी नलीपेरस स्टेज में नहीं जाता है। जो महिला जो है 35-40 की हो गई, कभी डिलीवरी नहीं कराई है उसके जैसा वेजाइना ये सर्विक्स नहीं होगा, लेकिन कुछ जो है कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में चला जाएगा। बाय द एंड ऑफ, देखिए अगला क्या कह रहा है कि बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, जैसे ही डिलीवरी के पहले वीक बाद एक्सटर्नल ऑस, यानी कि जो ये ऑस है हमने बताया था, हमारा क्लास देखेंगे तो हमने बता दिया था कि एक्सटर्नल ऑस ये इंटरनल ऑस है, ये इंटरनल ऑस है और इसके जो बाहर है वो एक्सटर्नल ऑस है, एक्सटर्नल ऑस है। तो कह रहा है कि एक्सटर्नल ऑस क्लोज सच दैट अ फिंगर कैन नॉट बी ईजिली इंट्रोड्यूस, मतलब ऐसा क्लोज हो जाएगा जो एक्सटर्नल ऑस है, जिधर से पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते थे वहाँ पे एक फिंगर तक भी नहीं जाएगा, इतना बंद हो जाएगा, ऐसा बंद हो जाएगा कि एक फिंगर तक नहीं जाएगा। ठीक है, और वो भी कब, फर्स्ट वीक में, डिलीवरी के बाद फर्स्ट वीक में। अगर ये सब नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, अगर नॉर्मल सिचुएशन रहा तो, नॉर्मल कंडीशन से अगर पिपेरियम चल रहा है तो, नॉर्मल पिपेरियम चल रहा है तो ऐसा होगा, और नहीं एब नॉर्मल होगा तो इससे हट के देखने को मिलेगा। एब नॉर्मल भी मैं बात कर लूँगा अभी। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए वेजाइना का क्या कंडीशन होता है पिपेरियम के दौरान। वेजाइना आल्सो रिग्रेस बट डज नॉट कम्प्लीटली रिटर्न टू द इट्स प्रेग्नेंट साइज। जाहिर सी बात है डिलीवरी हो चुकी है तो अपने नॉर्मल कंडीशन में अब उतना तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी चला जाएगा। नेचुरल कंडीशन में जब था तब वैसा नहीं जाए। रिजोल्यूशन ऑफ द इंक्रीज वेस्कुलरिटी आर एंड एडिमा अकर्स बाई 3 वीक। ठीक है, यानी कि जो वेजाइना था, वेजाइना की जो इंक्रीज वेस्कुलरिटी थी, यानी ब्लड वेसल की जो सप्लाई थी वो बढ़ जाएगी, ब्लड वेसल की सप्लाई बढ़ जाएगी और वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगा और एडिमा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये भी 3 वीक तक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लोकिया वोकिया कारण वही होता है। अभी मैं आगे लोकिया का ही एक क्लास ले लूँगा, बता दूंगा कि लोकिया क्या होता है। देखिए पेरिनियम क्या होता है, द swollen and engorged vulva rapidly resolve within 1 to 2 वीक। यानी कि पेरिनियम जो है कि गर्म पानी से अगर डिलीवरी के बाद अगर 1 to 2 वीक में अच्छे से अगर उसको हॉट एप्लीकेशन दे के गर्म पानी से या हाइजीनिक रख के करें तो वो क्या होगा, अच्छे से पेरिनियम मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मसल स्टोन इज रीगेंड बाई 6 वीक। यानी कि पेल्विक एरिया की जितनी भी मसल्स हैं, पेल्विक या ग्रोइन एरिया की जितनी भी मसल्स हैं वो 6 वीक में क्या हो जाती हैं, अपने स्थान पे या टोनिक कंडीशन में आ जाती हैं। इधर की जितनी मसल्स होती हैं पेरिनियम एरिया की सब ये क्या हो जाती हैं, अपने स्टेज मसल स्टोन में स्टेज में आ जाती हैं, यानी बहुत अच्छे से नॉर्मल कंडीशन में आ जाती हैं। तो ये पेरिनियम था। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए डियर ओवरीज की बात करें कि ओवरी का क्या हाल होता है। ठीक है, अब तो डिलीवरी हो गई, पिपेरियम स्टेज चल रहा है, तो ओवरी इस कंडीशन में ओवरी का क्या हाल चल रहेगा। ठीक, तो देखिए ओवरी क्या होगा,
resumption of normal function of ovaries is highly variable and is greatly influenced by breastfeeding of the infant। ठीक है, 6 महीने तक, 6 महीने 6 मंथ तक मदर जितना ही अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी उतना अच्छे से सब कुछ होगा। यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराने से मदर को भी फ़ायदा है, बेनिफिट है। ठीक है, 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग अगर कराते रहें तो अच्छे से वो पोस्टपार्टम पीरियड अच्छे से नॉर्मली रहता है, अच्छे से ऑर्गन जो है कि अपने स्वयं पहले जैसे अवस्था में चले जाते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने का फ़ायदा है मदर को। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ द इन्फेंट। अगर इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से करा रहे हैं तो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ओवरीज इज हाईली वेरिएबल, दिखने को बहुत मिलेगा, मतलब डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको अगला पॉइंट बता रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर रिटर्न टू मेंस्ट्रुअल पीरियड विद इन 3 to 6 मंथ ऑफ डिलीवरी। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग अगर मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है, अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो रिटर्न टू मेंस्ट्रुअल पीरियड विद इन 3 to 6 मंथ, यानी 3 से 6 महीने, 3 से 6 महीने में क्या होगा, 3 से 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा, 3 से 6 महीने के बाद ही, 3 से 6 महीने के बाद ही मेंस्ट्रुअल पीरियड आएगा। तो यही 3 से 6 महीने तक लैक्टेशन, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान 3 से 6 महीने तक, 3 से 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आता है, तो इसी को बोलते हैं लैक्टेशन एमनेरिया, लैक्टेशन एमनेरिया। ठीक है, लैक्टेशन एमनेरिया बोलते हैं। ठीक है, नॉन ब्रेस्ट फीडिंग मदर रिटर्न टू मेंस्ट्रुअल पीरियड विद इन 1 to 2 मंथ। ठीक है, और अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं, भाई जब डिलीवरी, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, डिलीवरी भी नहीं हुआ, और या ये भी कंडीशन हो सकता है डिलीवर होने के बाद जो है, डिलीवर होने के बाद बच्चे की डेथ हो गई, कुछ भी कंडीशन हुआ, जिस कंडीशन में मदर अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, दोनों पॉइंट से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर नहीं है, अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही, किसी कारणवश से उसको मिल्क ही सेक्रेट नहीं हो रहा है, या फिर बच्चे की डेथ हो गई, या कोई कारण हो सकता है, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है तो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है 1 से 2 महीने के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है ओवरी में अगला ओवम बनना स्टार्ट हो जाएगा 1 से 2 महीने के अंदर ही। ओवुलेशन में अकर बिफोर रिटर्न टू मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ओवुलेशन हो सकता है, ओवुलेशन हो सकता है बिफोर रिटर्न टू मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, द मदर हु डज नॉट ब्रेस्ट फीड में ओवुलेट एज अर्ली एज 27 डेज आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, जैसे मान लीजिए डिलीवरी हो गई, ठीक है, डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद मदर ब्रेस्ट फीड नहीं कराई, मदर ब्रेस्ट फीड नहीं कराई तो उससे 70 डेज़ बाद ओवुलेशन हो सकता है। तो इसलिए देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी होने के 1 से 2 महीने या 4-6 महीने बाद भी परेशान हो जाते हैं कि अभी अभी तो डिलीवरी हुई इसकी, तब से फिर से प्रेग्नेंट हो गई, ऐसा हो जाता है। लेकिन 6 महीने बाद ही इंटरकोर्स करना चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ महानुभाव होते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं, महान कार्य करते हैं कि उनका किताबों में नाम लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन या नेचुरल प्रोसेस है उसके अगेंस्ट होते हैं। तो 27 दिन बाद ही ओवुलेशन हो जाता है और उसी दौरान अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा केस देखने को मिलता है, जबकि सबके माइंड में यही रहता है कि जब से तक मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तब से तक जो है कि ओवुलेशन नहीं होता है। जब मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं होगा तो ओवुलेशन भी नहीं होगा। लेकिन अगर मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है तो 27 दिन के अंदर भी ओवुलेशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला ख़त्म। ठीक है, ख़त्म। ठीक है, तो डियर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो अब मैं अगला जो है क्लास लाऊंगा लोकिया। ठीक है, लोकिया का कोई क्वेश्चन कहीं से जाएगा नहीं। तो थैंक यू सो मच डियर।